सबसे पहला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है? तो देखिए, भारत के संविधान की प्रस्तावना में भारत को एक सार्वभौम, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और प्रजातांत्रिक गणतंत्र के रूप में दर्शाया गया है। देखिए दोस्तों, भारत का जो मूल संविधान था उसमें समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष वर्ड को ऐड नहीं किया गया था। आगे चलकर 42वें संविधान संशोधन के द्वारा भारत के संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता वर्ड को ऐड किया गया। क्लियर? तो देखिए, भारत के संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत एक सार्वभौमिक, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, प्रजातांत्रिक गणतंत्र के रूप में देखा जाता है। तो यहां पर हमारा आंसर है आंसर सी। देखिए फ्रेंड्स, अगर आप भारत के संविधान की प्रस्तावना और उसके संघ राज्य क्षेत्र को डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो इस टॉपिक की एक ऑडियो क्लिप मैंने बना रखी है, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दी गई है। आप वहां पर जाकर उस ऑडियो को सुन लीजिए, तो आपके प्रस्तावना और संघ राज्य क्षेत्र से संबंधित जितने भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं वो सभी वहां पर कवर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, 1956 में राज्यों का पुनर्गठन करने से भारत में कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश बने थे? देखिए दोस्तों, राज्य पुनर्गठन आयोग, जिसका गठन 1953 में किया गया था, इसके अध्यक्ष बनाए गए थे फजल अली। इसीलिए इस आयोग को फजल अली आयोग के नाम से जाना जाता है। इसी समिति की सिफारिश पर 1956 में भारत में 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों का गठन किया गया था। तो यहां पर आंसर हो जाएगा आंसर सी। देखिए, जब हमने अनुसूचियों पर डिस्कस किया था तब मैंने आपको बताया था कि जब भी भारत में नए राज्यों का गठन किया जाता है तो ऐसी कंडीशन में भारत के संविधान की अनुसूची 1 में परिवर्तन किया जाता है। तो इस फैक्ट को भी आप याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है और एग्जाम में काफी बार पूछा जाता है। ओके, आगे देखिए, भारत में संघ राज्यों का प्रशासन होता है। तो देखिए, भारत में जो यूनियन टेरिटरी है उनका प्रशासन राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। तो आंसर हो जाएगा आंसर ए। संघ राज्य क्षेत्रों का कंट्रोलर राष्ट्रपति होता है और संघ राज्य क्षेत्रों पर कोई भी डिसीजन राष्ट्रपति द्वारा लिया जाता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में यह घोषणा की गई है कि इंडिया अर्थात भारत है। तो देखिए दोस्तों, भारत के संविधान के आर्टिकल 1 के अनुसार इंडिया जो कि भारत है, या भारत जिसे इंडिया के नाम से जाना जाता है, राज्यों का संघ है और बिना राज्यों के भारत का कोई भी अस्तित्व नहीं है। तो आंसर हो जाएगा आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित नहीं है? तो देखिए दोस्तों, जब आप भारतीय संविधान की प्रस्तावना को पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि भारत के संविधान की प्रस्तावना में सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय का उल्लेख किया गया है, लेकिन धार्मिक न्याय का कोई उल्लेख नहीं किया गया, क्योंकि भारत जो है वो एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। तो आंसर हो जाएगा आंसर डी। भारत के संविधान की प्रस्तावना में धार्मिक न्याय का कोई उल्लेख नहीं किया गया है। क्लियर? अगला क्वेश्चन देखिए, अन्य राज्यों के भारत में विलय के बाद भी किन 3 राज्यों ने भारत में शामिल होने में विलंब किया? तो देखिए दोस्तों, जब भारत आजाद हुआ तो भारत के वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन ने यह प्रावधान किया कि भारत की लगभग 570 रियासतों में से जो रियासत पाकिस्तान में मिलना चाहती है वो पाकिस्तान में चली जाए और जो भारत में मिलना चाहती है वो भारत में मिल जाए। इसके अलावा जो रियासत इंडिपेंडेंट रहना चाहती है वो इंडिपेंडेंट रहे। तो ऐसी कंडीशन में जूनागढ़, हैदराबाद और जम्मू कश्मीर ने भारत संघ में विलय से इनकार कर दिया। देखिए, गुजरात का जूनागढ़ रियासत पाकिस्तान में मिलना चाहता था और हैदराबाद और जम्मू कश्मीर स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता लेना चाहता था। इस तरह इन 3 रियासतों को सेना भेजकर भारत संघ में जबरदस्ती शामिल किया गया। तो आंसर है आंसर बी। जूनागढ़, हैदराबाद और जम्मू कश्मीर ये 3 ऐसी रियासतें हैं जिन्होंने भारत संघ में मिलने में बहुत ज़्यादा विलंब किया। क्लियर? तो आई होप आपको इसके पीछे का इतिहास समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। भारतीय गणतंत्र की 26 जनवरी 1950 को सही संवैधानिक वस्तु स्थिति क्या थी जब संविधान लागू किया गया था? तो देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन को बहुत ही डिप्लोमेटिक तरीके से पूछा गया है। इनडायरेक्टली यह भारत की प्रस्तावना के बारे में बात कर रहा है कि 26 जनवरी 1950 को जब भारत के संविधान को लागू किया गया था तो भारत की प्रस्तावना में कौन कौन से वर्ड शामिल थे और कौन कौन से वर्ड शामिल नहीं थे।
तो देखिए दोस्तों, भारत के मूल संविधान की प्रस्तावना में भारत संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य था। आगे चलकर 42वें संविधान संशोधन के द्वारा भारत के संविधान में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता वर्ड को जोड़ा गया। तो इस प्रकार ये जो वर्ड हैं ये भारत के मूल संविधान में शामिल नहीं थे। तो आंसर हो जाएगा आंसर सी। क्लियर? देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन में भी हमने इसके बारे में डिस्कस किया था और यहाँ पर हमने इसे एक और बार डिस्कस कर लिया। तो आई होप अब आपको ये बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं। भारत के संविधान के निर्माताओं का मत निम्नलिखित में से किसमें प्रतिबिंबित होता है? फ्रेंड्स, भारत के संविधान के निर्माताओं का मत भारत के संविधान की उद्देशिका से समझ में आ जाता है। भारत के संविधान की उद्देशिका के द्वारा संविधान निर्माताओं के विजन को समझा जा सकता है कि संविधान निर्माता भारत के स्वर्णिम भविष्य के लिए किस प्रकार के संविधान की आशा कर रहे थे। देखिए दोस्तों, जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को संविधान के उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा के सामने रखा था और बाद में 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा द्वारा इसे पारित कर लिया गया था और इसे संविधान में भारत की प्रस्तावना के रूप में शामिल किया गया। तो यहाँ हमारा आंसर हो जाएगा आंसर ए। भारत के संविधान के निर्माताओं के विजन को संविधान की उद्देशिका द्वारा समझा जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखिए, संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किन नामों से किया गया है? तो देखिए दोस्तों, भारत के संविधान में भारत के केवल 2 नाम देखने को मिलते हैं, भारत और सेकेंड इंडिया। भारत के संविधान के आर्टिकल 1 के अनुसार भारत जो कि इंडिया है या इंडिया जो कि भारत है, राज्यों का संघ है। ओके, तो इस प्रकार भारत के केवल 2 नाम भारत के संविधान में दिए गए हैं। तो आंसर हो जाएगा आंसर ए। आगे देखिए, 500 से अधिक रजवाड़ों के भारत में विलय के लिए कौन उत्तरदायी था? तो फ्रेंड्स, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे याद रखिएगा और इसका आंसर आप सभी को बिल्कुल पता होगा। देखिए, भारत की आज़ादी के समय 500 से अधिक देशी रियासतों का भारत में एकीकरण किसने किया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। इसीलिए इन्हें आयरन मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है और इनके जन्म दिवस 31 अक्टूबर को एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो आंसर हो जाएगा आंसर सी। इसके बाद देखिए, भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष में किया गया था? तो देखिए, इसका आंसर आप सभी समझ ही गए होंगे, पहले भी हमने इस पर डिस्कस किया था। देखिए, फजल अली आयोग की सिफारिश पर भारत में 1956 में 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों का गठन किया गया था। तो आंसर हो जाएगा आंसर ए। भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन 1956 में किया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रथम भाषाई राज्य किसे बनाया गया था? तो देखिए, भारत में भाषा के आधार पर पहला राज्य आंध्र प्रदेश गठित हुआ था। तो आंसर है हमारा आंसर सी। तो आंध्र प्रदेश राज्य भाषा के आधार पर बनने वाला भारत का पहला राज्य था। निम्नलिखित शब्दों में से कौन से शब्द 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में जोड़े गए हैं? तो देखिए दोस्तों, ये एक ऐसा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि बार बार अलग अलग तरीके से घुमाकर पूछा गया है। तो देखिए, 42वें संविधान संशोधन के द्वारा भारत के संविधान में समाजवाद, पंथ निरपेक्ष या धर्मनिरपेक्ष और अखंडता वर्ड को जोड़ा गया था। तो आप ऑप्शन में देख लीजिए, समाजवाद और पंथ निरपेक्षता वर्ड देखने को मिल रहा है। तो 1 और 3 यहाँ पर सही ऑप्शन है। तो आंसर हो जाएगा आंसर बी। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी शब्द जोड़े गए। तो इन्हें कब जोड़ा गया था? 42वें संविधान संशोधन 1976 में। तो आंसर हो जाएगा आंसर सी। देखिए, आप केवल कंसेप्ट को याद रखिए, तो क्वेश्चन एग्जाम में कैसा भी घुमा फिरा कर पूछा जाएगा तो भी आप उसे आसानी से डील कर लोगे। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से कौन भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य वर्णित करता है? तो देखिए, भारत की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष वर्ड का उल्लेख किया गया है। तो आंसर हो जाएगा आंसर बी। हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया शब्दों का प्रयोग भारतीय संविधान में कहाँ किया गया है? देखिए फ्रेंड्स, भारत के संविधान की प्रस्तावना की शुरुआत इसी इंपॉर्टेंट वर्ड से होती है। हम भारत के लोग संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित है। तो आंसर हो जाएगा आंसर डी। इसके बाद देखिए, भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है? फ्रेंड्स, भारत के संविधान की आत्मा उद्देशिका को कहा जाता है, क्योंकि संविधान की उद्देशिका से
पूरे संविधान के विजन को समझा जा सकता है। तो आंसर हो जाएगा आंसर बी। देखिए यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट फैक्ट मैं आपको बता देता हूँ कि भीमराव अंबेडकर ने भारत के संविधान के आर्टिकल 32 संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान की आत्मा कहा था। लेकिन देखिए ये ऑप्शन ऐसी कंडीशन में सही होता जब क्वेश्चन में आपको भीमराव अंबेडकर का नाम मेंशन किया गया होता। लेकिन देखिए जब ऑप्शन में आपको भीमराव अंबेडकर का नाम नहीं दिया गया है तो भारत के संविधान की आत्मा संविधान की उद्देशिका को माना जाता है। ओके, तो यहाँ पर आप बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना और इस फैक्ट को महत्वपूर्ण रूप से याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। भारत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन धर्मनिरपेक्ष शब्द का सही भाव व्यक्त करता है? देखिए भारत के संविधान की प्रस्तावना में जो धर्मनिरपेक्ष वर्ड दिया गया है इसका अर्थ होता है कि भारत में राज्य का कोई भी धर्म नहीं है, मतलब सरकार द्वारा किसी भी धर्म को विशेष संरक्षण नहीं दिया जाएगा और सरकार की नज़रों में सभी धर्मों को एक समान रूप से देखा जाएगा। तो इस प्रकार धर्मनिरपेक्ष का मतलब होता है कि राज्य का कोई भी निश्चित धर्म नहीं है। तो आंसर हो जाएगा आंसर डी। अगला क्वेश्चन देखिए, संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार राज्यों की सीमाओं को बदलने के लिए किसकी सहमति आवश्यक है? तो देखिए दोस्तों, भारत के संविधान के भाग 1 में यह प्रावधान किया गया है कि संसद किसी भी राज्य की सीमा में परिवर्तन कर सकती है और इसकी जानकारी संबंधित राज्य को पहले ही दे दी जाएगी। लेकिन देखिए संसद को उस राज्य की सहमति से कोई लेना देना नहीं जिस राज्य की वो सीमाओं में परिवर्तन करने जा रहा है। तो इसी कंडीशन में राज्य की सहमति की कोई आवश्यकता नहीं है। तो आंसर हो जाएगा आंसर डी। केवल फॉर्मेलिटी के लिए उस राज्य को खबर दे दी जाएगी कि उस राज्य की सीमा में परिवर्तन किया जा रहा है। क्लियर? अगला क्वेश्चन देखिए, संविधान के निम्नलिखित में से किस प्रावधान के अंतर्गत भारतीय संसद को नया राज्य बनाने का अधिकार दिया गया है? तो देखिए दोस्तों, भारत के संविधान के आर्टिकल 3 में भारत संघ में नए राज्य के निर्माण व वर्तमान राज्यों में परिवर्तन का अधिकार संसद को दिया गया है। लेकिन देखिए आर्टिकल 2 भी आर्टिकल 3 से ही मिलता जुलता है, लेकिन इसमें एक छोटा सा डिफरेंस है। देखिए आर्टिकल 2 के अनुसार उन राज्यों को जो कि भारत संघ का हिस्सा नहीं है उन्हें भारत में शामिल किए जाने का प्रावधान है, लेकिन भारत के अंतर्गत नए राज्यों का गठन आर्टिकल 3 के तहत किया जाता है। तो आंसर हो जाएगा आंसर सी। निम्नलिखित में से किसको राज्यों की सीमाओं को परिवर्तित करने की शक्ति प्राप्त है? देखिए फ्रेंड्स, भारत के संविधान के आर्टिकल 3 के तहत संसद किसी भी राज्य की सीमाओं में परिवर्तन कर सकती है। तो आंसर हो जाएगा आंसर ए। इसके बाद देखिए, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत नए राज्यों के गठन को आर्टिकल 368 के तहत संशोधन नहीं माना जाएगा? देखिए संविधान का आर्टिकल 4 जो है इसमें यह उल्लेख देखने को मिलता है कि संसद आर्टिकल 2 और 3 के तहत राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन कर सकती है और किसी भी नए राज्य का गठन कर सकती है, और संसद द्वारा यह परिवर्तन दोनों सदनों में केवल साधारण बहुमत द्वारा किया जा सकता है और इसे आर्टिकल 368 के तहत संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। तो आंसर हो जाएगा आंसर डी। संविधान का आर्टिकल 4 यह उपबंध करता है कि संसद जो नए राज्यों का गठन कर रही है उसे आर्टिकल 368 के तहत संशोधन नहीं माना जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए, एक नया राज्य बनाने में संवैधानिक संशोधन के लिए कैसा बहुमत चाहिए? तो देखिए ऊपर अभी जस्ट मैंने आपको बताया है कि जब भी नए राज्य का गठन करना है तो दोनों सदनों में केवल साधारण बहुमत की आवश्यकता है। तो आंसर हो जाएगा आंसर ए। ओके, उम्मीद करता हूं कि यहां तक के सभी क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आए होंगे। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन नए राज्यों के निर्माण के बारे में सही नहीं है? तो चारों ऑप्शन देख लीजिए। संसद विधि द्वारा एक नए राज्य का निर्माण कर सकती है, तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। सेकंड देखिए, इस प्रकार की विधि में संविधान की पहली अनुसूची और चौथी अनुसूची में संशोधन किया जाएगा, ये भी सही है। तीसरा देखिए, इस प्रकार की विधि को अनुच्छेद 368 के प्रयोजन के लिए संविधान संशोधन समझा जाएगा। तो देखिए दोस्तों, आर्टिकल 4 के तहत नए राज्यों के गठन को संविधान संशोधन नहीं माना जाता। तो आंसर हो जाएगा आंसर सी। अगला क्वेश्चन देखिए, यदि भारतीय संघ में एक नए राज्य का सृजन किया जाना है तो संविधान की किस अनुसूची का संशोधन आवश्यक होगा? तो ऑप्शन देख लीजिए।
आपको आंसर समझ में आ जाएगा। तो आंसर हो जाएगा आंसर डी। जब भी नए राज्यों का गठन किया जाना है तो पहली अनुसूची में संशोधन किया जाएगा, क्योंकि भारत के संविधान की पहली अनुसूची में संघ और उसके राज्य क्षेत्र का उल्लेख किया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में एक नया राज्य सृजित करने वाले विधेयक को पारित होना अनिवार्य है। तो देखिए, जब भी किसी नए राज्य का गठन किया जाता है तो संसद द्वारा वह विधेयक कैसे पारित किया जाएगा? तो वेरी सिंपल, साधारण बहुमत द्वारा संसद में उस विधेयक को पास किया जाएगा। तो आंसर हो जाएगा आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, नए राज्य के गठन की शक्ति निहित है। तो फ्रेंड्स, यहां पर आप समझ ही गए होंगे कि एक ही कॉन्सेप्ट पर क्वेश्चन को अलग अलग तरीके से पूछा गया है। तो नए राज्यों का गठन संसद द्वारा किया जा सकता है। तो आंसर हो जाएगा आंसर ए। इसके बाद देखिए, निम्नलिखित में से कौन एक नए राज्यों के निर्माण के लिए संवैधानिक उपबंध नहीं है? तो यहां पर आप चारों ऑप्शन को देख लीजिए। किसी राज्य का क्षेत्र बढ़ाकर नए राज्य का गठन किया जा सकता है, बिल्कुल सही। किसी राज्य का क्षेत्र घटाया जा सकता है, बिल्कुल सही। किसी राज्य का नाम परिवर्तित किया जा सकता है, बिल्कुल सही। कोई एक राज्य संघ राज्य क्षेत्र शामिल कर सकता है, तो बिल्कुल गलत है। किसी भी राज्य में संघ राज्य क्षेत्र को शामिल नहीं किया जा सकता। तो आंसर हो जाएगा आंसर डी। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, यहां पर आपको कथन और कारण दिए गए हैं और फिर आपको यहां पर ऑप्शन का जवाब देना है। तो देखिए, पहला कथन दिया गया है कि भारत संघ नहीं है। तो ये कथन बिल्कुल गलत है, आपको देखकर ही समझ में आ गया होगा, क्योंकि संविधान के आर्टिकल 1 में भारत जो कि इंडिया है या इंडिया जो कि भारत है, राज्यों का संघ है। तो यहाँ पर कथन पूरी तरह गलत है। अब कारण देख लीजिए, किसी भी राज्य का क्षेत्र, सीमा और नाम उसकी सहमति के बिना भी परिवर्तित करने की शक्ति संसद को प्राप्त है। तो देखिए, इस क्वेश्चन का कारण बिल्कुल सही है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब भी संसद को किसी भी राज्य की सीमा में परिवर्तन करना है तो संबंधित राज्य से अनुमति लेना आवश्यक नहीं है, केवल फॉर्मेलिटी के लिए उस राज्य को इंफॉर्मेशन दे दी जाएगी। तो आंसर हो जाएगा आंसर डी। इस क्वेश्चन के कथन और कारण का ए गलत है और आर बिल्कुल सही है। ओके फ्रेंड्स, लास्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय संघात्मक व्यवस्था के संदर्भ में। तो पहला कथन देखिए, भारतीय संविधान के अंतर्गत राज्यों को संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है। तो देखिए, यह बिल्कुल सही है, क्योंकि भारत का कोई भी राज्य भारत संघ से अलग नहीं हो सकता। सेकंड देखिए, अलग होने की मात्र वकालत करने पर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की सुरक्षा मिलेगी। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर भारत के किसी भी क्षेत्र में कोई भी व्यक्ति भारत संघ से किसी भी भारतीय राज्य को अलग होने की बात करता है तो उसे देशद्रोह का मामला माना जाएगा। तो ये कथन बिल्कुल गलत है। ऐसी कंडीशन में नागरिक को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता नहीं दी जा सकती। तो यहाँ पर केवल पहला कथन ही सही है। तो आंसर हो जाएगा आंसर ए। क्लियर? तो देखिए दोस्तों,